अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सराब एक हकीकत का तीसरा हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मुरातिब अली हैरत के समंदर में गर्क ये सब कुछ देख रहा था। वो हैरान था कि कोई और भी उसकी मौजूदगी का नोटिस नहीं ले रहा था। लड़की को गड्ढे में दबाने के बाद लड़के एक तरफ बैठ गए और पहली बार उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतारे। अगला मंजर देखकर मुरातिब अली के कदमों तले जमीन खिसक गई। वो दो लड़कों को अच्छी तरह से पहचान चुका था। उनमें से एक उसका दोस्त ज़ईम था और दूसरा कबीर। तभी उसके जहन में कुछ सालों पुरानी एक फिल्म चली। कबीर की सौतेली बहन की उन्होंने भी इसी तरह असमत दरी करके उसे गड्ढा खोदकर दबा दिया था। अभी तक तीसरे लड़के का चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया था। वो हैरान था कि उसके दोस्त अभी तक ऐसे कामों में क्यों मुलव्विस हैं। वो गाड़ी से उतरा और उन तीनों की जानिब चल पड़ा। जब वो उनके करीब पहुंचा तो अगला मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वहां पर मौजूद तीसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी का हमशक्ल था। उसे देखकर उसके हलक से चीख निकल गई और वो फौरन पीछे हटा और गिरता गिरता बचा। उसकी हालत ज़ार देखकर तीनों ने भयानक कहकहे लगाने शुरू कर दिए। मुरातिब अली को यूं लगा जैसे जंगल की हर शय उस पर कहकहे हाँक रही हो। वो फौरन भागा और अपनी गाड़ी में जा घुसा। तभी उसने एक और खौफनाक मंजर देखा। जिस जगह उन तीनों लड़कों ने उस लड़की को दबाया था उस जगह से एकदम खुद ब खुद मिट्टी इधर उधर होने लगी और तभी वो लड़की उस गड्ढे में से बाहर निकली। उसके हाथ में कोई घड़ा नुमा मिट्टी का बड़ा सा बर्तन था। उसने जाकर वो सीधा ज़ईम पर उंडेल दिया। ज़ईम की फलक शिगाफ चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। उसके पूरे वजूद पर आबले उभर आए थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने ज़ईम को आग लगा दी हो। कबीर और उसका हमशक्ल वहां पास खड़े ये तमाशा देख रहे थे। तभी वो लड़की उस तरफ मुतवज्जो हुई और बोली, अब तेरी बारी है। मुरातिब अली के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन से भी पेशतर गाड़ी को बैक गियर में डालकर गाड़ी वापस भगाना शुरू कर दी। वो जल्द अज जल्द उस जंगल से निकल जाना चाहता था। उसे यकीन हो गया था कि पुलिस ऑफिसर ठीक ही कह रहा था। उन्होंने आज तक इस सिमत किसी को आते नहीं देखा। वो समझ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे धोखे से बुलाकर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और खमदार सड़क पर मोड़ काटते हुए बड़ी मुश्किल से बचा, वरना उसकी गाड़ी तेज़ी में रोड से नीचे उतर जाती और सीधी जाकर दरख्तों से जा टकराती। उसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई न दिया और जैसे ही उसने सामने देखा उसके हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। कोई बहुत ही बड़ा रीछ की तरह का जानवर रोड पर खड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर इतने लंबे बाल थे कि ज़मीन से छू रहे थे। उसका कद एक सेहतमंद हाथी के बराबर था। यही नहीं, जिसामत में भी वो उससे कम न था। उसकी आंखें इतनी बड़ी और खौफनाक थी कि मुरातिब अली की चीख निकल गई। तभी गाड़ी सीधी जाकर उससे टकराई। मुरातिब अली का सर स्टीयरिंग पर जा लगा और उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। तभी उसे यूं लगा जैसे उसकी गाड़ी ऊपर ही ऊपर उठती जा रही है। पहले तो उसने अपना वहम समझा लेकिन जब उसने गर्दन मोड़कर बाहर देखा तो उसकी हैरत में इजाफा हुआ। गाड़ी वाकई रोड से कम से कम 10-12 फुट ऊंची उठ चुकी थी। जब उसने सामने देखा तो उसे अपनी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटकती हुई महसूस हुई। उसके हाथों के तोते उड़ गए। वक्त अजल बहुत दूर है लेकिन जिंदगी खारदार बन जाएगी तुम्हारी। लोग तुम्हें देखकर कानों को हाथ लगाएंगे। भागने से मुसीबतें टल नहीं जाती। उस खौफनाक दरिंदे के लब हिले। तभी उसकी गाड़ी को हवा में यूं उछाल दिया गया जैसे वो गाड़ी ना हो बल्कि कोई फुटबॉल हो। मुरातिब अली गाड़ी में इधर उधर उड़ उड़ कर गिरने लगा। वो खुद को संभालने की लाख कोशिश कर रहा था लेकिन ये सब कुछ उसके बस से बाहर था। गाड़ी उड़कर रोड पर जा गिरी। सामने वाला शीशा चूर चूर होकर मुरातिब अली के जिस्म में पैवस्त हो गया। पहली बार मुरातिब अली के हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। दर्द की शिद्दत के बायस उसका रुआं रुआं कांप उठा। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसके अंग अंग में शीशे के बेशुमार टुकड़े पैवस्त हो चुके थे जिसकी वजह से वो बाहर निकल न पाया। तभी एकदम गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसे किसी ने गिरेबान से पकड़कर बाहर खींचा और हवा में उछालकर रोड पर दे मारा जिसकी वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई।
مراتب علی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے انگ انگ کو کاٹ دیا گیا ہو۔ زخموں کو ہوا لگنے کے باعث اسے کافی درد ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل تمام اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کبیر کی سوتیلی بہن، جسے انہوں نے درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اس کے سامنے موجود تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مراتب علی نے دھواں دھار روتے ہوئے التجا کی۔ یہی تو میں بھی چاہتی ہوں کہ جو غلطی ایک بار ہو گئی وہ دوبارہ سرزد نہ ہو، کبیر کی بہن نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، مراتب علی درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے بولا۔ کیا تم مجھے میری زندگی لوٹا سکتے ہو؟ کبیر کی بہن نے پوچھا۔ جواباً مراتب علی بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں بھی جینا چاہتی تھی، لیکن تم ظالموں نے مل کر مجھے بے عزت کر کے بے موت مار دیا۔ میرا باپ آج بھی میرے غم میں اشک بہاتا ہے۔ تم لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن وہ آج بھی یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس کی بات سن کر مراتب علی نے سڑک پر مخالف سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ کہاں تک بھاگو گے؟ کبیر کی بہن سیرت نے کھا جانے والی نظروں سے اسے بھاگتے ہوئے کہا۔ مراتب علی اپنی تمام تر ہمت یکجا کر کے بھاگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد جنگل سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک بار جنگل سے باہر نکلنے پر وہ کسی طور پولیس آفیسر کی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے پورے وجود میں شیشے کے ٹکڑے پیوست ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دوڑنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی اسے دوڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے یوں لگا جیسے وہ روڈ کی بجائے کسی خاردار راستے پر دوڑ رہا ہے۔ جب وہ اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کا یہ شک حقیقت میں بدل گیا۔ وہ واقعی روڈ سے ہٹ کر بھاگ رہا تھا، گویا وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ بے خیالی میں بھاگتے ہوئے وہ راستہ بھول چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک خاردار راستے پر دوڑ رہا تھا۔ اس پورے راستے پر جیسے کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے تھے، جو اس کے جوتے میں سے پار ہو کر اس کے تلووں میں گھسے تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا تاکہ جوتوں میں سے ان کانٹوں کو نکال سکے، لیکن وہ جیسے ہی روڈ پر بیٹھا، جیسے پورے روڈ پر کانٹے بچھائے گئے تھے۔ ایک بار پھر اس نے حلق پھاڑ کر چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو امٹ کر باہر آ نکلے۔ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اس نے دوسرا پاؤں اوپر اٹھایا تاکہ اس کے تلوے سے کانٹے نکال سکے، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی کہ جوتے کا تلوا کہیں پیچھے گر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ سیدھا اپنے پیر کے تلوے سے ٹکرایا۔ اس نے بمشکل تمام کانٹے نکالے اور پھر دوسرا پاؤں اٹھا کر دیکھا تو اس کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ سیدھے راستے کا تعین کر کے وہ مین روڈ تک پہنچ سکے، لیکن عین اسی وقت اس کی سماعت کسی جنگلی جانور کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ مراتب علی کا دل پسلیوں سے آ لگا۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ مراتب علی نے ایک بار پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنے کے ساتھ وہ زور زور سے ہیلپ ہیلپ چلا رہا تھا، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس خونی جنگل میں اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ تبھی وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جانور کے دھاڑنے کی سنائی دینے والی آواز اب اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی سانسیں کافی پھول چکی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا، مگر ایک بار پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، اس امید پر کہ شاید وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل جائے۔ تبھی اس کی نگاہ اپنی گاڑی پر پڑی۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے گیئر میں ڈال دیا۔ اتفاق سے جلد ہی وہ مین روڈ پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ مین روڈ پر آیا، اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ تبھی اسے دور سے روشنی کے ہالے دکھائی دینے لگے، گویا جنگل ختم ہونے والا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ اگر وہ کسی چیز سے ٹکراتی تو اس کی کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ جاتی۔ جلد ہی وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے جنگل سے باہر نکلتے ہی زبردست بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور اس نے بمشکل گاڑی کو روکا۔ گاڑی کو روک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی غرض سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر ہانپنے لگا۔ یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی کہ مصیبت ٹل چکی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو اب اس پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا کہ اسی وقت اس کی سماعت سے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ٹکرائی۔ گاڑی کا فرنٹ شیشہ تو پہلے ہی پاش پاش ہو چکا تھا، اور اب اس میں سے جو منظر وہ دیکھ رہا تھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں سامنے والے شیشے کے سامنے اڑ رہی تھی۔
यूं लग रहा था जैसे पलक झपकते में वो उस पर हमला कर देंगी। तभी उसकी समाज से सीरत की आवाज़ टकराई। जंगल से निकलकर ये मत समझो कि तुम्हारी जान बख्शी हो गई। एक इबरतनाक सज़ा तुम्हारे लिए तैयार है। तुम मरोगे नहीं, लेकिन दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाओगे। उसके बाद आवाज़ आना तो बंद हो गई, लेकिन शहद की मक्खियों ने हल्ला बोल दिया। मुरातिब अली ने गाड़ी को गियर में डाल के फुल स्पीड में कर दिया। मक्खियाँ गाड़ी में भर गई और उन्होंने मुरातिब अली के पूरे जिस्म पर डंक मार मार कर उसके पूरे जिस्म में अपना जहर फैला दिया था। उसका पूरा वजूद सूजन से फूल सा गया था। गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया था। गाड़ी का रुख जिस तरफ था, गाड़ी तेज़ी से उसी तरफ दौड़ी जा रही थी। इत्तेफाक से गाड़ी का रुख उसे रोकने वाले पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल की तरफ था। जब उन्होंने गाड़ी को तेज़ी से अपनी तरफ आते देखा तो फौरन दूरबीन की मदद से उसे देखा और अगला मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी में बैठे नौजवान को शहद की मक्खियों ने दबोच रखा था। गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर थी। अगर ये आकर चौकी से टकराती तो चौकी के तबाह होने का अंदेशा था। फौरन कोई लाहे अमल इख्तियार करो। पुलिस ऑफिसर ने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा तो वो फौरन चौकी के अंदर गया और अंदर बैठे कांस्टेबलों को बुला लाया। अब उनकी तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा थी। कैसे रोकें इस गाड़ी को? कांस्टेबल ने पूछा। इसके टायरों को निशाना बनाओ, ऑफिसर ने तहकमाना लहजे में कहा, लेकिन एहतियात बरतना। इंजन को फायर न लगे, वरना गाड़ी के तबाह होने का अंदेशा है। सारे कांस्टेबल अपनी अपनी गनें लेकर मुस्तैद होकर बैठ गए। जैसे ही गाड़ी उनकी गनों की हुदूद में दाखिल हुई, उन्होंने एक साथ फायर किए तो गाड़ी के अगले दोनों टायर फटने और गाड़ी का अगला हिस्सा एकदम जमीन से टकरा गया। एन उसी वक्त गाड़ी का पिछला हिस्सा ऊपर उठा और गाड़ी उल्टी होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। पुलिस ऑफिसर बदस्तूर दूरबीन की मदद से गाड़ी को देख रहे थे। तभी उसने एक अजीब मंजर देखा। गाड़ी के अंदर नौजवान को जकड़ने वाली तमाम मक्खियां बाहर निकली और तेजी से जंगल की तरफ उड़ गईं। वो हैरान रह गया। उसे यूं लगा जैसे वो मक्खियां खुद न आई हों, बल्कि किसी के हुक्म पर उन्होंने नौजवान पर हमला किया हो। जाओ इस नौजवान का पता करो, मुझे तो लगता है कि वो मर गया होगा, पुलिस ऑफिसर ने अंदाज़ा जाहिर करते हुए कहा। कांस्टेबल फौरन उसकी तरफ बढ़े। तभी चौकी में मौजूद इमदादी टीम के कारकुनों को बुलाया गया। नौजवान को गाड़ी से बाहर निकालकर चौकी पर लाया गया। फर्स्ट एड के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि नौजवान जिंदा है, लेकिन जहर उसकी रगों में खून से ज़्यादा शामिल हो चुका है। उसका पूरा वजूद आबले की मानिंद सूज चुका था। वो जहाँ पर भी हाथ लगाते थे, उस नौजवान की चीख निकल जाती। जल्द ही एम्बुलेंस में उस नौजवान को शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। उसकी जेब से निकलने वाले बटुए में उसका शनाख्ती कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी उन्हें मिल गया, जिसकी मदद से उन्होंने उसके वरसा का भी आगाह कर दिया था। नवाब सोहराब खान उस वक्त अपनी ज़मीनों में काम करवा रहे थे जब जब्बार उनके पास अपनी बाइक पर पहुंचा। बेटा, आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ होते हो आजकल? नवाब सोहराब खान ने जब्बार को गले लगाते हुए कहा। बस अंकल, कुछ खास नहीं, जब्बार बोला। मैं अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन आप घर पर दिखाई नहीं देते। सीरत ने बताया था कि आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। सीरत के नाम पर नवाब सोहराब खान ने एक ठंडी सांस खारिज की। उनकी कैफियत काटो तो जैसे बदन में लहू नहीं वाली हो गई थी। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? जब्बार ने नवाब सोहराब खान की कैफियत को भांपते हुए पूछा तो नवाब सोहराब खान की आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को उंगलियों की पोरों से साफ किया और बोले, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ गई है। मतलब? जब्बार ने नासमझी के आलम में पूछा। न जाने मेरी बच्ची कहाँ गुम हो गई है, नवाब सोहराब खान ने कहा और फिर सारी कहानी उसे कह सुनाई। ऐसा कैसे मुमकिन है, सरासर झूठ है। जब्बार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरी बच्ची ऐसी खता नहीं कर सकती। नवाब सोहराब खान ने डेरे पर पड़ी चारपाई पर बैठते हुए कहा, मैं उसे बहुत करीब से जानता हूं, वो ऐसी हरकत कभी किसी सूरत नहीं कर सकती। जब्बार ने पुरयकीन लहजे में कहा, वो अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। ये सब उनकी बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो किसी तौर पर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो किसी के साथ कैसे भाग सकती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जल्द ही हम दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले थे। मैं क्या कर सकता हूँ? नवाब सोहराब खान ने खून के घूंट निगलते हुए कहा। दुश्मनों को जानते हुए भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। वो वक्त दूर नहीं है मेरे बच्चे, जब ये लोग अपने किए पर पछताएंगे।
नवाब सोहराब खान ने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। वो शायद जब्बार के साथ अपनी अंदरूनी कैफियत को अयान नहीं करना चाहते थे, या फिर शायद उसके सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते थे। न जाने उन जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है, लेकिन ये लोग अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। जब्बार नवाब सोहराब खान की बात सुनकर खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन उसका दिल छलनी हो गया था। गोया उसका शक सही साबित हुआ था कि उन लोगों ने सीरत के साथ क्या कुछ किया था, लेकिन उन्होंने सीरत को कहाँ छुपा दिया था, ये बात उसके लिए सवालिया निशान बनकर रह गई थी। उसने तहिया कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो बात की तह तक पहुंचकर रहेगा। कबीर बेटा, देखा तुमने तुम्हारे दोनों दोस्तों की क्या हालत हो चुकी है। कबीर की माँ ने उसे घर में आता देखकर फौरन उसके पास जाकर कहा। समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन कर रहा है, कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। दोनों की हालत ऐसी थी कि लोग देखकर कानों को हाथ लगा रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद देखो तो इन्हें मौत नहीं आई, कबीर की माँ ने तेजी से कहा। हो सकता है इनकी किसी से दुश्मनी हो, कबीर ने सोचते हुए कहा। नहीं, उसकी माँ ने पुरयकीन लहजे में कहा। मतलब? कबीर ने हैरत से माँ की तरफ देखते हुए पूछा। ये सब उसकी रूह का किया धरा है, कबीर की माँ ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। किसकी रूह का? कबीर हैरत से बोला। उसी मनहूस की रूह का जिसे तुम लोगों ने मार दिया था, कबीर की माँ ने कहा। ये एक ऐसा इंकिशाफ था जिस पर कबीर चौंक सा गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। इस जदीद दौर के अंदर रूहों की बातें फरसूदा सी लग रही थी। नामुमकिन, कबीर बोला। रूहें तो खुद धुएं की मानिंद होती हैं, जिन्हें ना छुआ जा सकता है ना महसूस किया जा सकता है, तो वो भला किसी की जान कैसे ले सकती हैं? भटकती हुई रूहें बहुत कुछ कर सकती हैं, कबीर की माँ ने पुरयकीन लहजे में कहा। आप मेरा हौसला पस्त कर रही हैं माँ, कबीर बोला। आपके कहने के मुताबिक उसका अगला निशाना मैं हूँ क्या? कबीर ने पूछा तो उसकी माँ ने हाँ में सर हिला दिया। कबीर हैरान शिशदर रह गया। उसकी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? हमें आज और अभी पुराने बरगद वाले दरख्त के नीचे बैठे अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए, वही कुछ बता सकते हैं, कबीर की माँ ने उसे मशवरा दिया। पहले तो कबीर सोच में डूब गया, लेकिन फिर वो बोला। माँ, शाम की परछाइयाँ फैल रही हैं, इस वक्त उनके पास जाना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, फिर सुबह सुबह जाएंगे, कबीर की माँ ने कहा। हाँ, ये ठीक है, कबीर ने कहा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका चौथा और आखिरी हिस्सा जल्द पेश कर दिया जाएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।